नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मध्यकालीन बिहार का इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को केवल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में तुर्क शासन में बिहार, कर्नाट वंश, सल्तनत काल में बिहार, मुगल काल में बिहार, शेरशाह सूरी, सिख धर्म, इन सभी पॉइंट को केवल एक वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा तो आपका एक भी प्रश्न इस वीडियो के बाहर से नहीं पूछा जाएगा। इसका पीडीएफ और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्राचीन बिहार के इतिहास का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो उसे नहीं देखे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। मध्यकालीन बिहार में इन सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है तुर्क शासन में बिहार। दूसरा पॉइंट है स्थानीय वंश। स्थानीय वंश में कर्नाट वंश के बारे में देखेंगे। तीसरा है सल्तनत काल में बिहार। चौथा पॉइंट है मुगल काल में बिहार। पांचवा पॉइंट है अफगान शासन में बिहार, खासकर सूरी वंश के बारे में देखेंगे। और छठा पॉइंट है सिख धर्म। तो ये 6 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे मध्यकालीन बिहार में, ठीक है। और यही सब के प्रश्न पूछा भी जाता है। तो पहला पॉइंट है तुर्क शासन में बिहार के बारे में समझेंगे। तुर्क शासक कौन है? तो बख्तियार खिलजी है, ठीक है। बख्तियार खिलजी है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। और जो बख्तियार खिलजी है कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। ध्यान रखिएगा, जो बख्तियार खिलजी है किसका दास है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? तो मोहम्मद गौरी का दास था। मोहम्मद गौरी का दास आपके कुतुबुद्दीन ऐबक था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक का दास जो है बख्तियार खिलजी है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में जो है छोटे छोटे शासकों का शासन था। उस समय उत्तर बिहार में जो है, उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। ये आपका बिहार है, ठीक है। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। ये उत्तर बिहार है, ठीक है। तो इस इलाके में जो है किसका शासन था? तो कर्नाट वंश का शासन था। आज के आपके दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, इन सभी इलाके में जो है कर्नाट वंश का शासन था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार की विजय थी। जो आपके बिहार शरीफ आज का है, उसकी विजय सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी बख्तियार खिलजी की। और जो उदंतपुरी है, उदंतपुरी का विजय कब करता है? तो 1198 में करता है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। इन विश्वविद्यालयों में आपके उसने जो है आग लगा दिया। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो उदंतपुरी ये कहाँ पर है? तो ये आपके बिहार में है। ये आपके बिहार शरीफ में है। नालंदा ये आपके नालंदा में है, नालंदा में है। उसके बाद विक्रमशिला ये कहाँ पर है? तो ये आपके भागलपुर में है। ये आपके भागलपुर में है। तो इन तीनों विश्वविद्यालयों को नष्ट कर देता है बख्तियार खिलजी। और नष्ट करता है, कैसे करता है? तो आग लगा के नष्ट कर देता है, ठीक है। आग लगा के नष्ट कर देता है। बोला जाता है कि जब जो आपके नालंदा विश्वविद्यालय है, जब यहाँ पर आग लगता है तो ये जो इसकी लाइब्रेरी है 6 महीने तक जलती रहती है। तो समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा बुक था। इन सारे बुकों को नष्ट कर दिया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा। इसके बाद है कि उसने जो है बख्तियार खिलजी ने 1203-4 ईस्वी में नादिया बंगाल पर चढ़ाई की। सेन वंश की राजधानी थी। जो आपकी नादिया है किस वंश की राजधानी थी? तो सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन बिना लड़े डर कर आपके भाग गया। बख्तियार खिलजी ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाता है, ठीक है। इसे पॉइंट को याद रखिएगा। ये जो आपके बंगाल में शासन कौन कर रहा था? तो लक्ष्मण सेन कर रहा था। और जो लक्ष्मण सेन था इसकी राजधानी नादिया बंगाल था। लेकिन जैसे ही बख्तियार खिलजी आक्रमण करता है, बख्तियार खिलजी जैसे ही आपके आक्रमण करता है, लक्ष्मण सेन आपके राज दरबार छोड़ के भाग जाता है और आराम से बख्तियार खिलजी उस पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद बख्तियार खिलजी जो है लखनौती को अपनी राजधानी बनाता है। बख्तियार खिलजी की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा जो बख्तियार खिलजी है इसकी हत्या किसके द्वारा किया गया था? तो बख्तियार खिलजी का ही एक अधिकारी था अली मर्दान, इसके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। और बाद में हत्या के बाद उसके शव को, उसके लाश को जो है बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ पर दफनाया गया था? तो बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया है। ये इसे नोट कीजिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो बख्तियार खिलजी है इसका लाश को कहाँ पर दफनाया गया है? तो बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया है।
उसके बाद है कर्नाट वंश के बारे में समझिए। मिथिला के कर्नाट वंश, पाल वंश के पतन के दौरान में तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। कर्नाट वंश का संस्थापक नामदेव थे। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो वर्तमान में नेपाल में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि कर्नाट वंश है इसकी तो राजधानी सिमरावगढ़ है, लेकिन जो सिमरावगढ़ है वर्तमान में ये कहाँ स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेपाल में स्थित है। बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण के समय जो है कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना भेंट देकर सहयोग किया था। इसका पीछे कारण था कि कर्नाट वंश का जो है सेन वंश से संघर्ष चलता था, इसीलिए जो है नरसिंह देव जो है बख्तियार खिलजी को नजराना भेंट देकर सहयोग करता है। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मा स्वामिन ने की थी। ठीक है, तिब्बती धर्मा स्वामिन ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि समानता दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध जो है नजराना एवं भेंट का था, परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने, कौन, गयासुद्दीन तुगलक ने जो है अपने बंगाल अभियान कब करता है, 1324-25 में करता है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लेता है। मतलब जो कर्नाट क्षेत्र स्वतंत्र था उस पर अब जो है गयासुद्दीन तुगलक अधिकार कर लेता है। कब कर लेता है, तो 1324-25 में जब बंगाल अभियान कर रहा था तो उसी समय आपके अधिकार कर लेता है। इसके बाद है कि गयासुद्दीन के अभियान के समय जो है कर्नाट वंश का शासक कौन था, तो हरि सिंह देव था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरि सिंह देव था। ठीक है, हरि सिंह देव का शासन जो है कब से कब तक रहता है, तो 1279 से 1335 तक इसका शासन रहता है। आपको याद रखना है कि जो हरि सिंह देव है समाज सुधारक भी था। हरि सिंह देव जो आपके समाज सुधारक था। तो आपसे पूछा जाए कि जो कि आपके कर्नाट वंश है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हरि सिंह देव जो है कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। और जो कर्नाट वंश है इसका संस्थापक कौन है, तो नानदेव है, राजधानी सिमरावगढ़ है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद है कि हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। उसके समय पंजी प्रबंधन का विकास हुआ था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो पंजी प्रबंधन का विकास जो है किस शासक के समय में होता है, तो हरि सिंह देव के समय में होता है। ठीक है, हरि सिंह देव के समय में होता है। और जो हरि सिंह देव है इसका संबंध कर्नाट वंश से इसका संबंध है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सल्तनत काल में बिहार। सल्तनत काल में बिहार के बारे में देखिएगा, तो दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में जो है बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहता है। जैसे कि यहाँ पर समझिए, ये आपके एक सेकेंड, ये अपना भारत है, ये आपके बंगाल था, ये बिहार है, और ये आपके दिल्ली था। जब दिल्ली और बंगाल के बीच में लड़ाई होता था तो बीच में पड़ता था बिहार। तो ज्यादातर जो आपकी लड़ाइयाँ आपके बिहार ही में होती है, क्योंकि इधर से बंगाल की सेना आती है और इधर से दिल्ली की सेना जाती है, और लड़ाई कहाँ पर होता है, तो बिहार में ज्यादातर आपकी लड़ाइयाँ होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया। उसने 1225 में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया। किसके उत्तराधिकारी के समय, तो इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के समय। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। ठीक है, 1324-25 में जो है गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था। इसके बारे में पहले देख चुके हैं। उसके बाद है कि फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान 1359, ठीक है, 1359 के समय बिहार आया था। पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो आपके फिरोज शाह तुगलक आपके बिहार में कब आता है, तो 1359 में आता है, और इसकी जानकारी जो है पटना गया के अभिलेखों से मिलता है। राजगीर के जैन मंदिर के
अभिलेख में उसके द्वारा अनुदान देने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी जो है बिहार शरीफ थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुगलक काल में जो है बिहार की राजधानी कहां पर थी? तो बिहार शरीफ थी। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है मलिक इब्राहिम का है, जो मलिक बया कहलाते थे, जो आपके मलिक बया कहलाते थे। इनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। बिहार शरीफ में जो एक पहाड़ी है वहां पर अभी भी इनका मकबरा स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 13वीं शताब्दी के मध्य में जो है मिनहाज की रचना तबकाते नासरी में बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मार्क कीजिएगा कि 13वीं शताब्दी के मध्य में जो है मिनहाज की रचना, बुक का नाम है तबकाते नासरी में जो है बिहार नाम का उल्लेख मिलता है 13वीं शताब्दी के मध्य में। उसके बाद है अफगान शासक में बिहार के बारे में समझिएगा। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है 1495 से 96 ईस्वी में दारिया खान नुहानी को बिहार का जो है प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त करता है। तो किसे नियुक्त करता है? दारिया खान नुहानी को, और सिकंदर लोदी नियुक्त करता है। नोट कीजिएगा 1495-96 में नियुक्त करता है। ठीक है, नियुक्त करता है, प्रशासक और राज्यपाल के रूप में नियुक्त करता है। उसके बाद है कि इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद जो है दारिया खान नुहानी का पुत्र बहार खान नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आया। जो आपके महमूद लोदी है, बाबर से बचने के लिए आपके बिहार आता है। बाबर ने 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि जो घाघरा का युद्ध है ये कब होता है? तो 1529 में होता है। और किसके किसके बीच में होता है? तो बाबर और अफगानों के बीच में होता है। और इसमें जो अफगान है, अफगान आपके पराजित हो जाते हैं। घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय होता है। ठीक है, शेरशाह के नेतृत्व में जो है पुनः आपके अफगानों का नेतृत्व। शेरशाह सूरी के बारे में समझिएगा। तो जो आपके शेरशाह सूरी हैं, इनका जन्म 1486 में होता है। इनके पिताजी का नाम हसन खां है। जो हसन खां है, इनके बारे में ध्यान रखना है कि सासाराम के जागीरदार थे। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। बहार खान नुहानी ने फरीद खां को जो है शेर खां की उपाधि दी थी। शेर खां की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो बहार खान नुहानी के द्वारा दिया गया था। शेर खां ने नुहानियों के पतन के बाद जो है बहार खां की विधवा, जो विधवा पत्नी है, विधवा हिदू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है। शेर खान ने 1534 ईस्वी में जो है सूरजगढ़ की लड़ाई में जो है बंगाल को पराजित कर बंगाल पर अधिकार कर लेता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो सूरजगढ़ की लड़ाई है, सूरजगढ़ की लड़ाई कब होता है? तो 1534 में होता है। और किससे होता है? तो बंगाल से होता है। और बंगाल को पराजित करके जो है बंगाल पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद है कि 1539, ठीक है, 1539 में जो है तौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेरशाह की उपाधि धारण की। तो आपसे पूछा जाता है कि जो आपके शेरशाह है, शेरशाह की उपाधि कब धारण करता है? तो चौसा के युद्ध के बाद। ठीक है, चौसा के युद्ध में जो है हुमायूं को पराजित कर देता है 1539 में, और उसी खुशी में जो है शेरशाह की उपाधि धारण करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 1540 में जो है कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ। हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना की। तो जो सबसे निर्णायक युद्ध कौन था? कन्नौज का युद्ध था, जिसे बिलग्राम का भी युद्ध बोला जाता है। ये कब होता है? 1540 में होता है। हुमायूं के साथ में होता है, हुमायूं को पराजित कर देता है। और कन्नौज के युद्ध के बाद ही जो है सूर्यवंश की स्थापना दिल्ली में करता है शेरशाह सूरी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो हुमायूं है, हुमायूं को देश से निकाल दिया जाता है। मतलब हुमायूं जो है देश से निकालता क्या है? अपने आप डर से भाग जाता है भारत से। ठीक है, उसके बाद है कि 1541 में शेरशाह ने पटना का दुर्ग बनवाया। ये पूछा आपसे जा सकता है कि जो शेरशाह है पटना का दुर्ग का निर्माण कब करवाता है? तो 1541 में करवाया। इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। इसका वर्णन अब्दुल्ला के तारीखे दाऊदी में मिलता है। अब्दुल्ला के जो है तारीखे दाऊदी में इसका वर्णन मिलता है। शेरशाह ने जो है 1543 ईस्वी में रायसीन,
1544 ईस्वी में मारवाड़ पर विजय प्राप्त करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शेरशाह जो है 1543 में जो है रायसेन पर विजय प्राप्त करता है, रायसेन पर विजय प्राप्त करता है, और 1544 में जो है मारवाड़ पर विजय प्राप्त करता है। 1545 ईस्वी में जो है कालिंजर अभियान में गोला फटने से वह घायल हो जाता है, और उसके बाद जो है शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण करवाया था। शेरशाह की मृत्यु के बाद जो है उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत जो है आकार में अष्टकोणीय है। ये ध्यान रखिएगा, इमारत जो है अष्टकोणीय है। कैसा है? अष्टकोणीय है एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा। शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही जो है सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण करवाया। शेरशाह की मृत्यु के बाद जो है उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत जो है आकार में अष्टकोणीय है एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेरशाह ने बिहार में जो है रोहतास किला भी बनवाया है। शेरशाह ने जब्ती प्रणाली चलाई, जिसे शेरशाह जो है जब्ती प्रणाली चलाता है, जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर भी आपके अपना लेता है हूबहू। ठीक है, उसके बाद है कि शेरशाह का शासन सुव्यवस्था शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए थे। शेरशाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह, ठीक है, जो आपके जलाल खां है, ये इस्लाम शाह की उपाधि के साथ जो है गद्दी पर आपके बैठता है। बाद में सूर्यवंश 3 भागों में आपके बट गया था। 1555 में मच्छीबार एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूर्यवंश का अंत कर दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है, ये 2 युद्ध याद रखिएगा। जो मच्छीबार का युद्ध, ये आपको बहुत ही कम लोग को जानकारी होगा। जो मच्छीबार का युद्ध कब होता है? तो 1555 में होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो सिकंदर लोदी और हुमायूं के बीच में होता है। सिकंदर लोदी और हुमायूं के बीच में होता है। इसमें सिकंदर लोदी की हार हो जाती है। उसके बाद जो है फिर सरहिंद का युद्ध होता है। ठीक है, सरहिंद का युद्ध कब होता है? ये भी आपके 1555 में ही होता है, और इसमें भी आपके सिकंदर लोदी की हार हो जाती है। उसके बाद जो है सूर्यवंश का अंत हो जाता है। ठीक है, जो सूर्यवंश है उसका अंत हो जाता है। मुगल काल में बिहार के बारे में समझिएगा। शेरशाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूर्यवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555-56 में मुगल राज की पुनः स्थापना हो गई है। दिल्ली में मुगल राज की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राज का गठन हुआ था। ताज खां करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने इसका विरोध किया। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। किसे दंडित करने के लिए? तो दाऊद खां करारानी को। 1576 में उसने पटना को जीत लिया। दाऊद खां को पटना छोड़कर आपके भागना पड़ता है। उसके बाद है कि दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक था। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो दाऊद खां था। ठीक है, दाऊद खां था। 1580 में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा प्रांत का दर्जा दिया गया। अधिकार कब करता है? 1576 में। और राज का दर्जा कब देता है? तो 1580 में। 1580 में जो है एक सूबा का दर्जा दिया जाता है। अकबर का मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया। अकबर द्वारा जो है मुनीम खां को बिहार का गवर्नर आपके बनाता है। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाद में अकबर के समय में जो है राजा मानसी को बिहार का प्रांतपति बनाया जाता है। तो 1587 से 1594 तक जो है आपके राजा मानसी बिहार के प्रांतपति रहते हैं। तो अकबर के समय राजा मानसी को बिहार का प्रांतपति बनाया गया। मानसी के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफी मजबूत हो गई। मानसी के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि जब मानसी बिहार में प्रांतपति बन के आए थे तो बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो रोहतास थी। ठीक है, रोहतास आपके बिहार की राजधानी थी। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार आपके स्थापित हुआ। इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा
सोना प्राप्त होता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहांगीर के समय जो छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो है मुगलों का अधिकार हो जाता है। जो आपके छोटा नागपुर क्षेत्र है इस पर मुगलों का अधिकार हो जाता है जहांगीर के समय, और इस क्षेत्र से जो है मुगल हीरा और सोना प्राप्त करते हैं। जहांगीर ने 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को दिया जाने लगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहांगीर जो 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति कब बनाता है, तो 1621 में बनाता है। इसके बाद जो है केवल जो प्रांतपति का पोस्ट है केवल जो राजकुमार थे, राजा के बेटे पोते, उन्हीं को दिया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 में बिहार का प्रांतपति सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का नाम जो है अजीमाबाद कर उसका सौंदर्यीकरण करवाया। कौन करवाया, तो अजीम करवाता है, ठीक है। और जो पटना है इसका नाम अजीमाबाद रखवाता है। उसके बाद है कि उत्तर मुगल काल के शासक फारूक सियर ने 1713 में जो है पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक जो बिहार में होता है। तो पहला शासक कौन है, तो फारूक सियर है जिसका राज्याभिषेक जो है बिहार में होता है। उसके बाद जो है शाह आलम द्वितीय का भी जो आपकी विधिवत राज्याभिषेक कहाँ पर होता है, तो पटना में होता है। और कब होता है, तो 1761 में होता है। जबकि जो फारूक सियर है इसका 1713 में होता है। और जो आपके शाह आलम द्वितीय है इसका 1761 में होता है। 1761 में राज्याभिषेक आपके होता है बिहार में। और बिहार के कहाँ पर होता है, तो पटना में होता है। उसके बाद है कि औरंगजेब की मृत्यु कब होता है, तो 1707 में जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है कमजोर होती सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा कि फिर से जो है बिहार बंगाल का भाग कब बन गया, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है सत्ता धीरे धीरे कमजोर हो गया। उसके बाद जो है बिहार फिर से बंगाल का आपके भाग बन जाता है। उसके बाद है मुर्शिद कुली खां के बारे में समझिएगा। तो 1727 ईस्वी तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा का सूबेदार कौन रहता है, तो मुर्शिद कुली खां रहता है, ठीक है, 1727 ईस्वी तक। के बाद जो है सरफराज खां नवाब बनता है बंगाल का, ठीक है। सरफराज का जो है बंगाल का नवाब बनता है। अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में 1740 में गिरिया का युद्ध होता है। तो अलीवर्दी खां ने जो है गिरिया के युद्ध में सरफराज को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन जाता है अलीवर्दी खां, ठीक है, 1740 में। उसके बाद जो है सम्राट मुगल को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को जो है अस्थायी बनाता है अलीवर्दी खां। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु अलीवर्दी खां की मृत्यु तक जो है बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा क्षेत्र पर उसका जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण कायम होता है। किसका, तो अलीवर्दी खां का। इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद 1757 में आपको याद है प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। और 1764 में जो है बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। उसके बाद है सिख धर्म और बिहार के बारे में समझिएगा। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक थे। उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि क्षेत्रों की यात्रा करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक देव, इनके द्वारा बिहार के किस किस लोकेशन का दौरा किया गया है, तो गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, इन इलाके का दौरा किया गया था गुरु नानक देव जी के द्वारा। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे, तो श्री तेग बहादुर। तो श्री तेग बहादुर जी जो है सासाराम गया होते हुए पटना के पहुंचते हैं, ठीक है। यहाँ वो अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे जो मां बनने वाली थी। यहीं पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है, समझे कि नहीं। जो आपके सिख धर्म के 9वें गुरु हैं श्री तेग बहादुर, ये बिहार के दौरा पर थे। सासाराम गया होते हुए पटना आते हैं, लेकिन इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी को पीड़ा होने लगता है तो अपनी पत्नी को छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद इनकी पत्नी से ही जो है सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म होता है पटना सिटी में। जन्म कब होता है, तो 26 दिसंबर 1666 को जन्म होता है। गुरु गोविंद सिंह 1676 में 10वें गुरु बनते हैं। 1699 में जो है उनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो खालसा पंथ है
इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया है, 1699 में किया गया है। उसके बाद है कि तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण जो है महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। महाराजा रणजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो मध्यकालीन बिहार से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया है। वीडियो अगर आप सभी को हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।